गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम पित्त रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो ये वीडियो है वो पित्त रस पर आधारित है, पित्त रस बाइल जूस। इस वीडियो में हम पित्त रस का संगठन, वो कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ स्टोर होता है और उससे संबंधित कुछ बीमारियों को हम जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। पित्त रस या बाइल जूस, पित्त रस या बाइल जूस। पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? पित्त रस का स्रावण या सिक्रेशन जो है वो यकृत कोशिकाएं या हिपेटोसाइट सेल, यकृत की हिपेटोसाइट्स, यकृत कोशिकाओं द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है। इसके बाद इसका स्टोरेज, इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में होता है, जिसे इंग्लिश में गॉल ब्लेडर कहते हैं। तो यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है। आपको ध्यान रखना है कि पित्त रस का स्रावण तो यकृत से होता है और उसका स्टोरेज, उसका इकट्ठा करना कहाँ होता है? पित्ताशय या गॉल ब्लेडर में होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। पित्त रस का स्रावण हिपेटोसाइट कोशिकाओं द्वारा और स्टोरेज पित्ताशय में होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके रंग की। तो पित्त रस जो है वो पीले रंग से हरे रंग तक का हो सकता है। इसका जो रंग की जो गहनता है वो पीले और हरे के मध्य होती है। इसका रंग कैसा होता है? पीले हरे के मध्य होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो पित्त रस क्षारीय होता है। पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच 7.8 से 8.6 के आसपास इनके मध्य होता है। तो हम सब जानते हैं पीएच स्केल में 7 जो है वो उदासीन होता है, उससे कम अम्लीय होता है और उससे अगर ज़्यादा होता है स्केल तो वो क्षारीय होता है। तो 7 से ज़्यादा है, 7.8 से 8.6 के मध्य होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय प्रकृति का ये होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन 500 से 600 ml पित्त रस का स्रावण होता है। प्रतिदिन अगर एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसमें लगभग आधा लीटर यानी कि 500 ml से 600 ml तक पित्त रस का स्रावण होता है, ठीक है। यहाँ तक ये जो हमने बातें की इसकी साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमने पढ़ी। स्रावण हिपेटोसाइट कोशिकाओं द्वारा, संग्रहण पित्ताशय में, रंग पीला हरा, प्रकृति क्षारीय होती है और मात्रा इसकी 500 से 600 ml पर डे एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में इतना पित्त रस स्रावित होता है। हमने जब यकृत की संरचना पढ़ी तब हमने देखा था कि किस तरह यकृत जो है वो 2 पालियों में बटा होता है, दाईं पाली और बाईं पाली। इस दाईं पाली के नीचे संरचना पाई जाती है पित्ताशय। ये जो भाग है इसे कहते हैं पित्ताशय। और यकृत में पाई जाती है हिपेटोसाइट कोशिकाएं। हमने वहाँ हिपेटिक लोब्यूल्स पढ़ा था। हिपेटिक लोब्यूल्स, उसमें इस तरह कतारों के रूप में पाई जाती है हिपेटोसाइट कोशिकाएं और ये कोशिकाएं स्रावित करती है पित्त रस को। यहाँ से पित्त रस स्रावित होकर और बाइल डक्ट, यहाँ पाई जाती है बाइल डक्ट
पित्त नलिका, ये रस इस पित्त नलिका में आता है। पित्त नलिकाएं इसके बाद में हिपेटिक डक्ट में आकर खुलती है। ये हिपेटिक डक्ट राइट हिपेटिक डक्ट हो सकती है, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट हो सकती है। तो बाइल डक्ट आकर कहाँ खुल रही है, ये बाइल जूस को कहाँ के, इसमें किसी भी हिपेटिक डक्ट में, हिपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये इसका पाथ बता रहा हूँ, इसका रास्ता बता रहा हूँ, जो आपको मालूम होना चाहिए कि पित्तरस कहाँ से लेकर और कैसे पहुँचता है। तो बाइल डक्ट से ये हिपेटिक डक्ट में, और हिपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है। यहाँ जो ये छोटा सा भाग बना रखा है, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट, जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों आकर मिल जाती है। फिर हिपेटिक डक्ट और पित्ताशय की जो नली है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये दोनों यहाँ मिल जाती है और यहाँ कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। इसके बाद यहाँ इसमें कॉमन हिपेटिक डक्ट में कौन सी डक्ट मिली, सिस्टिक डक्ट, और इन दोनों के मिलने से जो नई नलिका बनी उसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उभयनिष्ठ पित्त नलिका कहते हैं, जो फिर बाद में डिडोनियम में जाकर खुलती है अग्नाशय नलिका के साथ मिलकर। ठीक है, ये बाद में अग्नाशय नलिका से और मिलती है, और अग्नाशय नलिका से जब मिलती है, ये किससे मिलती है, पैनक्रिएटिक डक्ट से, और पैनक्रिएटिक डक्ट से ये मिलकर बनाती है हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट, हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। और ये हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट ग्रहणी, छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग है ग्रहणी, उसमें आकर खुलती है। यहाँ हमने पढ़ा था, यहाँ एक डक्ट, एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे ओडी की अवरोधनी कहा था, ओडी कपाट कहा था। ठीक है, तो ये तरीका है इसके छोटी आंत में पहुंचने का। इस बीच में जितना भी बाइल होता है, पित्त होता है, वो यहाँ संग्रहित होता रहता है, जब आवश्यक होता है तो इसे आगे छोटी आंत में छोड़ा जाता है। तो इस तरह यहाँ देखो बच्चों, पित्त रस जो है वो हिपेटोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होकर बाइल डक्ट से हिपेटिक डक्ट में, राइट और लेफ्ट कोई सी भी, उसके बाद में कॉमन हिपेटिक डक्ट में, यहाँ आकर वो पित्ताशय में इकट्ठा हो सकता है। फिर पित्त नलिका के साथ मिलकर, सिस्टिक डक्ट से के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट, फिर पैनक्रिएटिक डक्ट से मिलकर हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट के द्वारा ग्रहणी में खुलता है, और यहाँ पाया जाता है एक कपाट जिसे ओडी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडी कपाट कहते हैं। तो इस तरह पित्त रस का हमने ये पाथ देखा, रास्ता देखा। इस तरह का प्रश्न सीधे सीधे नीट में पूछा जा सकता है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, या यूँ कह सकते हैं कि इनमें से गलत को छांटिए, और इनका क्रम आपको दिया जा सकता है, क्रम में कुछ उलटफेर किया जा सकता है, तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में और अच्छी तरीके से समझाया है, जिसमें हमने यकृत पढ़ा है, तो आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर उस यकृत को पढ़ सकते हो। अब हम पित्त रस का संगठन पढ़ते हैं। इसके बाद हम पित्त रस का संगठन देखते हैं कि आखिर पित्त रस में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। पित्त रस में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। संगठन, सबसे पहले है इसमें जल। पित्त रस में सबसे ज़्यादा मात्रा में तो जल ही होता है, लगभग 92%, 92% जल होता है। दूसरा इसमें पाए जाते हैं पित्त लवण, पित्त लवण, बाइल साल्ट, पित्त लवण। पित्त लवण कौन कौन से हो सकते हैं। पित्त लवण हो सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट,
सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। इसमें ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने हैं। तो पित्त लवण में कौन कौन से लवण होते हैं पित्त रस में? सोडियम बाइकार्बोनेट जो सामान्य है, इसके अलावा सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट ये दो महत्वपूर्ण लवण हैं पित्त रस में। इसके बाद तीसरे जो इस पित्त रस में पाए जाते हैं वो है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक, वर्णक वो होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं। तो पित्त का जो रंग हमने देखा पीले से हरा, ये होने का कारण ये है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं? इसमें दो महत्वपूर्ण पित्त वर्णक होते हैं। एक होता है बिलरुबिन जो हरे रंग का होता है, और एक होता है बिलवर्डिन। बिलवर्डिन और बिलरुबिन, बिलवर्डिन जो है वो हरे रंग का होता है और बिलरुबिन पीले रंग का होता है, और इन्हीं की वजह से पित्त रस जो है वो पीला हरा नजर आता है। बिलरुबिन पीला और बिलवर्डिन हरे रंग का होता है, और इन्हीं की वजह से पित्त कैसा होता है? पीला हरा नजर आता है। ये जो दो वर्णक बनते हैं ये वास्तव में हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। किससे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के विघटन से। हमने यकृत का कार्य देखा था कि यहाँ जो मृत आरबीसी है वो यहाँ आती है और हिपेटोसाइट जो है उन्हें प्रोसेस करती है। क्या करती है? प्रोसेस करती है। कफर कोशिकाएं, कुपर कोशिकाएं भी जो है उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है, और हिपेटोसाइट उनमें जितने भी आवश्यक पदार्थ है उन सबको लेकर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करने का कार्य करती है। तो हीमोग्लोबिन का विघटन यहाँ होकर बिलरुबिन और बिलवर्डिन वर्णक बनते हैं, ठीक है, जो पित्त में छोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह ये जो बिलरुबिन और बिलवर्डिन है वो वास्तव में क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ ही है। कैसे पदार्थ है ये? उत्सर्जी पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, इन्हें बॉडी से बाहर निकालना होता है, और इसीलिए ये पित्त द्वारा छोटी आंत में आ जाते हैं, और छोटी आंत द्वारा जब अपचित भोजन के साथ ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, मल द्वारा ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनका निकालना बहुत ज़रूरी होता है इन पित्त वर्णकों का, ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पित्त में होते हैं कोलेस्ट्रॉल, पित्त लवण जो है वो 6% लगभग, पित्त वर्णक जो है लगभग 0.3%, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 0.6 से 0.9% तक होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह की वसा है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है लेसिथीन, यह भी लगभग 0.3% पाया जाता है पित्त रस में। तो इस तरह पित्त रस का संगठन हमने ये देखा। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है? जल है, पित्त लवण है जो हमने कौन कौन से देखे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। इसके अलावा पित्त वर्णक जिसमें बिलरुबिन और बिलवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल होता है और लेसिथीन होता है। ये इसका संगठन है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखना है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ध्यान रखना है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस में किसी तरह का कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ध्यान रखना है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है और आगे भी उम्मीद है। ध्यान रखना है क्या? पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, यानी कि पित्त रस जो है वो पाचन का कार्य नहीं करता। जब एंजाइम है तो ये पाचन का कार्य नहीं करेगा। हाँ, ये पाचन में सहायक है। कैसा है? पाचन में सहायक है, लेकिन पाचन नहीं करता है। ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता है। तो हमने इस तरह पित्त रस का संगठन देखा,
इसके बाद हम बात करते हैं पित्त रस के कार्य की, कि आखिर ये कार्य क्या करता है। सबसे पहले इसका जो कार्य है वो है वसा में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण करने में ये सहायक वसा में घुलनशील विटामिन्स। क्या आप बता सकते हो वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? सोचिए, याद कीजिए। वसा में घुलनशील विटामिन्स है ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं और इन विटामिन्स के अवशोषण में सहायक है। ये पहला कार्य, वसा में घुलनशील विटामिन्स के अवशोषण में ये सहायता करता है। दूसरा इसका कार्य, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वसा का पायसीकरण करना। दूसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, पित्तरस वसा का पायसीकरण करते हैं। पायसीकरण में सहायता करने वाले जो महत्वपूर्ण घटक है वो है पित्त लवण। कौन? पित्त लवण वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण को आप ऐसे समझिए, वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उन्हें तोड़कर छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। कौन करता है ये कार्य? पित्त रस करता है। इसके अलावा ये वसा का अवशोषण में भी सहायक होते हैं। वसा के अवशोषण में भी ये सहायता करते हैं। वसा को अवशोषित करवाने का ये कार्य करते हैं। अगला इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है, हमने देखा था कि कैसे आमाशय में जो भोजन है उस पे HCl डलता है और वहाँ आमाशय में भोजन अम्लीय होता है। आमाशय में भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है। लेकिन जैसे ही आमाशय से भोजन जो है वो छोटी आंत्र में आता है तो उस पर पित्तरस डाला जाता है। पित्तरस देखो हमने कैसा देखा, क्षारीय होता है। तो इस तरह अम्लीय और क्षारीय पदार्थ मिलेंगे तो कैसे हो जाएंगे? उदासीन होंगे। तो इस तरह इसका ये अगला जो कार्य है वो है कायम की अम्लीयता को समाप्त करना। आमाशय में जो भोजन बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। तो कायम की अम्लीयता को समाप्त करता है। कायम की अम्लीयता को समाप्त करता है और हल्का क्षारीय बना देता है कायम को, और उसी वजह से छोटी आंत्र के जो एंजाइम है वो सक्रिय हो जाते हैं। तो अगला और महत्वपूर्ण कार्य इसका ये है कि छोटी आंत्र में जो एंजाइम हैं, यानी कि अग्नाशय के एंजाइम हुए और छोटी आंत से कुछ स्रावित जो एंजाइम है उन्हें ये सक्रिय करने का कार्य करते हैं। तो अग्नाशयी एंजाइम को सक्रिय करने का ये कार्य करता है। अग्नाशय से जितने भी एंजाइम स्रावित होते हैं उन एंजाइमों को ये सक्रिय बनाने का कार्य करते हैं। छोटी आंत में जब एंजाइम डल रहे हैं जितने भी, उन सब एंजाइमों को पित्तरस सक्रिय बनाता है। क्या करता है? जैसे लाइपेज एंजाइम पित्तरस से ही सक्रिय होता है और वसा का पाचन प्रारंभ होता है। तो इस तरह पित्तरस में किसी तरह का एंजाइम नहीं होता, ये पाचन तो नहीं करता लेकिन पाचन में सहायता करता है। सारे कार्य कहीं न कहीं पाचन से संबंधित ही है। देखो, कायम की अम्लता समाप्त कर रहा है, अग्नाशयी एंजाइमों को सक्रिय बना रहा है, जो सबके सब पाचन में ही सहायता करने वाले हैं। तो पित्तरस खुद पाचन तो नहीं करता लेकिन पाचन में सहायक जरूर होते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने इसके 5 महत्वपूर्ण कार्य देखे। वसा में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण करना, वसा का पायसीकरण, वसा का अवशोषण, कायम की अम्लता को समाप्त करना और अग्नाशयी एंजाइमों को सक्रिय बनाना। ठीक है, अब हम पित्त रस से संबंधित 2 रोग पढ़ने वाले हैं जो मनुष्य में होते हैं। पहला जो रोग है उसका नाम है पीलिया। पहला और जो बहुत महत्वपूर्ण है, पीलिया रोग, जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया या जॉन्डिस।
नाम से ही पता चल रहा है पीलिया, पीला होना। ठीक है, और हमने अभी पित्त वर्णक देखा पीले रंग का, कौन सा था? बिलिरुबिन। किन्हीं भी कारणों से, किसी भी प्रकार के कारण से यदि हमारे शरीर में इस वर्णक का, बिलिरुबिन वर्णक का जमाव होना प्रारंभ हो जाए तो हमारी जो त्वचा है वो पीले रंग की नजर आने लगेगी। त्वचा पीले रंग की नजर आने लगेगी। हमारे जो नेल्स, नाखून जो है वो पीले रंग के नजर आने लगेंगे। हमारे आंखों के जो कॉर्निया है, सफ़ेद भाग जो दिखता है, वो पीला रंग का नजर आने लगेगा। और इस अवस्था को ही पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। वो किसके जमाव के कारण हुआ? बिलिरुबिन के जमाव के कारण। आप अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जैसे पित्त वर्णक जो है हमारे लिए उत्सर्जी पदार्थ है, इन्हें बाहर निकालना आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार से किसी ऐसी कमी के कारण अगर पित्त वर्णकों का प्रॉपरली उत्सर्जन नहीं हो रहा तो पीलिया की संभावना हो सकती है। उसका कारण गॉल में हमारे जो पित्ताशय जो है, गॉल ब्लैडर जो है, उसमें किसी तरह की पथरी बनना भी हो सकता है, गॉल स्टोन। तो पित्त जो है प्रॉपरली बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाते, उत्सर्जन नहीं हो पाते, और उससे हो जाता है पीलिया। ठीक है, ये तो पहला रोग हमने देखा। दूसरा जो रोग है वो है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन, पित्ताशय की पथरी। किसकी? पित्ताशय की पथरी कहते हैं इसे। ठीक है, कोलोलिथियसिस भी इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है कोलेलिथियसिस। कोलेलिथियसिस इसका टेक्निकल टर्म है। गॉल स्टोन क्या होता है? जो गॉल ब्लैडर जो मैंने जस्ट अभी बताया लीवर के पास में, इसमें कई बार स्टोन्स का बनना या इसकी जो नलिकाएं हैं उसमें स्टोन, पत्थर बनने लगते हैं, पथरी बनने लगती है। ये पत्थर वास्तव में बनते किससे हैं? ये बनते हैं कोलेस्ट्रॉल के। किसके बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, देखो यहाँ आपको इसको ऐसे समझो, पित्त लवण जो होते हैं वो पित्त लवण वसा को हमेशा घोल के रखने का कार्य करते हैं, उसको डिजॉल्व लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने का कार्य करते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी एक वसा है, तो ये लवण इसका वसा का पायसीकरण बनाए रखते हैं और इसका डाइजेशन होता रहता है। लेकिन अगर पित्त लवण की कमी आ जाए शरीर में, किसकी? पित्त लवण की कमी अगर हो तो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन दोनों जो हैं वो बॉडी में बढ़ने लगेंगे। इनकी मात्रा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, लेसिथिन की मात्रा बढ़ने लगेगी। किसकी अनुपस्थिति में? पित्त लवण की अनुपस्थिति में। इन दोनों की मात्रा बढ़ने के साथ ये कैल्शियम के साथ जुड़कर, किसके साथ? कैल्शियम के साथ जुड़कर क्रिस्टल्स बनाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, ठोस क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये क्रिस्टल धीरे 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 इकट्ठे होकर जमा होने लगते हैं और ये जमा पित्ताशय में हो सकते हैं या पित्त की जो नलिका है सिस्टिक डक्ट उसमें हो सकते हैं, या उससे आगे हेपेटिक डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट, कहीं ये जो है इकट्ठे हो सकते हैं। और इस तरह इनके जो ये क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ये जो पत्थर जैसी संरचनाएं बन रही है, इसी को पथरी कहते हैं, पित्ताशय की पथरी कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा? पित्त जो है वो प्रॉपरली जितना जाना चाहिए छोटी आंत में उतना नहीं जा पाता। अब आप सोचिए, अगर पित्त रस प्रॉपरली छोटी आंत्र में नहीं जाएगा तो किसका पाचन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वसा का। क्यों? क्योंकि हमने देखा इसका कार्य क्या है? वसा का अवशोषण। ठीक है, इसके अलावा वसा का पायसीकरण। तो वसा का प्रॉपरली पायसीकरण नहीं होगा, वसा हमारे शरीर में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पित्ताशय की पथरी हमने देखी, कोलेस्ट्रॉल के जमाव होने के कारण, उसके क्रिस्टल बनने के कारण जो है पित्ताशय की पथरी होती है। तो इस तरह बच्चों आज हमने पित्त रस पढ़ा, इसकी सामान्य जानकारी, इसकी जो वाहिनियाँ है वो, इसका रासायनिक संगठन हमने देखा, किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना है,
इसका कार्य देखा और इससे संबंधित 2 रोग पीलिया और पित्ताशय की पथरी पढ़ी। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।